नमस्कार, मैं एडवोकेट वैभव सिंह मिश्रा। हाल ही में 2023 की एक फाइनेंशियल साइबर फ्रॉड की एक रिपोर्ट आती है। उस फ्रॉड की रिपोर्ट में 1.13 मिलियन का साइबर फ्रॉड अपने इंडिया में कमिट होता है 2023 में। अब जब 1.13 मिलियन का जब हमारे इंडिया में फ्रॉड होता है, उसके बाद उसमें जो विक्टिम्स एसोसिएटेड होता है उन्होंने लमसम 10,313 करोड़ रुपए का पैसा अपना लॉस किया इस एसोसिएशन ऑफ फ्रॉड में। साथ ही साथ जो इसमें फ्रॉड हुआ है 1.13 मिलियन का, उस 1.13 मिलियन इसमें लमसम 50% का जो फ्रॉड हुआ है वो यूपीआई ट्रांजैक्शन के माध्यम से हुआ है। अब चाहे वो यूपीआई ट्रांजैक्शन किसी कोटका किसी बैंक के प्राइवेट बैंक के द्वारा यूज हुआ है या फिर किसी गवर्नमेंट बैंक के द्वारा यूज हुआ है। हाल ही में एक और रिपोर्ट आती साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर के द्वारा। साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर ने ये बताया कि पिछले 3 साल के दर से 1.25 करोड़ से ऊपर का फ्रॉड हमारे इंडिया में पिछले 3 साल से कमिट होता चला आ रहा है। 2023 में बिजनेस स्टैंडर्ड की एक न्यूज़ है, उसमें 1.1 मिलियन का फाइनेंशियल साइबर फ्रॉड का एफआईआर केस रजिस्टर्ड हुआ है 2023 में हमारे इंडिया में। औसतन अगर हम लोग एक रिपोर्ट निकाले ऑनलाइन साइबर बैंकिंग फ्रॉड का, तो फोर्ब्स के द्वारा, इन बिजनेस स्टैंडर्ड के द्वारा, द हिंदू के द्वारा, साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर रिपोर्ट के द्वारा औसतन हर साल 1.1 मिलियन का साइबर फ्रॉड हो रहा है। और उस 1.1 मिलियन के साइबर फ्रॉड में कस्टमर से 10,000 करोड़ से ऊपर अपना पैसा लूज कर रहा है, रिड्रेसल नहीं हो पा रहा है इसमें। साथ ही साथ हम लोग ये भी समझेंगे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इस पे क्या क्या स्टेप्स लिए और हाल ही में क्यों बैंक ऑफ बड़ौदा, एचडीएफसी बैंक, साथ ही साथ कोटक महिंद्रा बैंक को ये बैन किया गया कि आप नए कस्टमर्स नहीं बना सकते अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, नए कस्टमर्स को अपने ऑनलाइन ट्रांजेक्शन को नहीं दे सकते, नए कस्टमर्स को आप क्रेडिट कार्ड नहीं दे सकते। इन सारे संबंध में हम लोग समझेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का क्या इस पे लुक इनटू रहा। साथ ही साथ जो बैंक्स बैन हुए नए कस्टमर्स को ऑनबोर्ड करने के लिए, उस बैंक के सीईओ क्या आउटपुट रहा। साथ ही साथ ये भी समझेंगे कि जो फाइनेंशियल ग्लोबल स्तर पे जो बड़े बड़े फाइनेंशियल प्लेयर्स हैं उनका क्या व्यू पॉइंट्स था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और इस साइबर फ्रॉड के संबंध में। तो हर चीज़ समझेंगे हम लोग इस वीडियो में। तो नमस्कार आप सबको, मैं एडवोकेट वैभव सिंह मिश्रा उच्च न्यायालय आप सबको स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पे। अगर आप मेरे वीडियो में नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन पा सके और अप टू डेट रहें करंट अफेयर से और साथ ही साथ करंट न्यूज़ से। लेट्स लर्न, एक्सप्लोर एंड हैव सम फन टुगेदर। हाल ही में 24 अप्रैल 2024 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कोटका बैंक को ये निर्देश दिया कि अब आप नए कस्टमर्स को अपने ऑनलाइन और ऑनलाइन ऐप के माध्यम से कोई भी सुविधाएं नहीं दे सकते। साथ ही साथ एक नया क्रेडिट कार्ड भी आप इशू नहीं कर सकते नए कस्टमर्स को अपने ऑनलाइन और ऐप के माध्यम से। अब ये जब उन्होंने बैन किया तो इस पे उनके सीईओ, जो कोटका बैंक के सीईओ थे, अशोक अश्वनी, उन्होंने बात की रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से और बातचीतें चल रही है। अब उन्होंने बैन इसलिए किया था क्योंकि बहुत सारे आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर्स कोटका बैंक के ऑलरेडी बने नहीं थे और उस वजह से बहुत सारे लूपहोल्स हो रहे थे और साइबर फ्रॉड हो रहा था। अब हम लोग ये भी समझेंगे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कोटका बैंक को बैन क्यों किया, क्या आधार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बनाया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लमसम 2 साल लिया, 2 साल में एक रेगुलेटर एग्जामिनेशन रिपोर्ट बनाई, दैट इज 2022 से 2023 तक की। वो 2022 से 2023 तक की रेगुलेटर रिपोर्ट थी पूरी कोटक बैंक पे। अब उस कोटक बैंक की रिपोर्ट में उन्होंने निम्नवत चीजें कम पाई, नॉन कंप्लायंसेस पाई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस में। अब इसमें कुछ थे कि जो कोटका बैंक है वो उनके पास एक सफिशिएंट इन्वेंट्री नहीं है आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर की। साथ ही साथ जो हमारे नॉर्म्स है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के उसको भी इन्होंने फॉलो नहीं किया। तीसरी चीज़, जो डेटा लीक स्ट्रैटेजी सिस्टम होता है वो भी सफिशिएंटली नहीं है कोटका बैंक के पास। साथ ही साथ जो ऑनलाइन बैंक में एक फास्ट सर्वर होता है उसकी भी सुविधाएं कोटका बैंक के पास नहीं है। ऐसी कोई इन्वेंटरी और एक्सेस मैनेजमेंट जो कस्टमर्स को मिलती है सुविधाजनक, वो भी एक हद तक कोटका बैंक के पास नहीं थी। प्राइवेसी के संबंध में कोई ऐसी मैकेनिज्म नहीं पाया गया कोटका बैंक के संबंध में। बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट हुए कोटका बैंक में जो रिपोर्टेड हुए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में। ये फिर उसके बाद 2 साल की कमेटी बनाई गई उस कोटका बैंक के लिए, फिर उस पर ये ऑब्जर्वेशन बना के उसको नए कस्टमर्स को लाने के लिए बैन कर दिया गया। अब आपको इसका मूल में बता दूं,
अगर किसी प्राइवेट बैंक के ऑनलाइन सुविधाओं पे, ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड, बैंकिंग कार्ड, कस्टमर्स के डेटाओं के संबंध में अगर कोई स्ट्रैटेजी, कोई पॉलिसी, कोई डेटा लीक सिस्टम के मैनेजमेंट्स, एक्सेस मैनेजमेंट नहीं होंगे तो साइबर फ्रॉड होने के 80 से 90% चांसेस हो जाते हैं। और तीसरी चीज़, सबसे मेजर लैक किया कोटका बैंक ने, वो जब गवर्नमेंट के पॉलिसीज़ को ऑप्ट नहीं करने लगा। जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की पॉलिसीज़ था, या फिर उसको इनएडुकेटली उसको इम्प्लीमेंट करता था, आधा अधूरा इम्प्लीमेंट करता था, या फिर इम्प्लीमेंट करता ही नहीं था, और करता था तो इनकरेक्ट वे में करता था। यही सब चीज़ें, यही सब ग्राउंड्स एक नया आधार बना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, जिसकी वजह से कोटका बैंक को ये झेलना पड़ा कि अब वो नए कस्टमर्स अपने ऑनलाइन ऐप्स पे नहीं ला सकता। उसी बीच में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने करेक्टिव एक्शन प्लान्स का भी रिकमेंडेशन दिया था कोटका बैंक को, और कोटका बैंक ने जीरो कंप्लायंसेस किया कैप्स का। अब बेसिकली जो कैप्स स्कीम बनाया गया था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, वो रेगुलेट करने के लिए बनाया गया था सारे एंटिटीज़ को, जो कि कंप्लीटली नॉन कंप्लायंसेस हुआ कोटका बैंक के द्वारा। जब कोटका बैंक को बैन कर दिया गया नए कस्टमर्स को लाने के लिए, तो कोटका बैंक्स ने सारे कंप्लायंसेस का एक रिपोर्ट सबमिट किया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में। तो रिजर्व बैंक इवन जब रिपोर्ट सबमिट हुई, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें इनएडुकेट थी, बहुत सारी चीज़ें नॉर्म्स से जो नहीं फॉलोड थे, और जो फॉलोड थे वो आधे अधूरे फॉलो थे इवन उस रिपोर्ट में तक। इन्हीं सारी कमियों के कारण रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कोटक महिंद्रा के ऊपर बैन लगाया। तो अब ये भी समझना जरूरी है कि क्या कोटक बैंक ऑफ इंडिया एक पहला ऐसा बैंक था जिसके ऊपर बैन लगा? नहीं, ये एक पहला बैंक नहीं था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपने में ही एक बहुत बड़ा पीयर बैंक है, जो सारे बैंक्स को रेगुलेट करता है, देखता समझता है कि भैया कैसे आप चल रहे हैं। हाल ही में दिसंबर 2020 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने HDFC बैंक के ऊपर भी बैन लगाया, और बैन लगाने का उसका उद्देश्य भी सेम था जैसा कोटक महिंद्रा बैंक का था। नए कस्टमर्स को आप अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे, ऑनलाइन चैनल्स पे ऑनबोर्ड नहीं कर सकते, नए डिजिटल कार्ड इशू नहीं कर सकते, नए क्रेडिट कार्ड नहीं इशू कर सकते, और उसका ग्राउंड भी सेम ही था कि ये लोग भी डिसएफिशिएंट थे सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करने में। प्राइवेट बैंक से स्कोप बेसिकली ये होता है कि कस्टमर से कितना पैसा निकाला जाए, और पब्लिक बैंक का ऑब्जेक्ट और स्कोप ये होता है कितना पब्लिक का भला किया जाए बैंकिंग के द्वारा। हालांकि इस पे बहुत लंबा एक टसल चढ़ा, और लमसम 1 साल के ऊपर 2022 में जाके ये जो बैन था इसको हटा लिया गया। और ये बैन केवल इसी आधार पर हटाया गया था क्योंकि HDFC ने फिर सारे लॉस को कंपाइलेशन किया, सारे लॉ को कंपाइल किया, उसको फॉलो किया, उसको इम्प्लीमेंट किया, इंफ्रास्ट्रक्चर अपना अच्छा किया, अपना रिस्क मैनेजमेंट को एक हद तक इम्प्रोवाइज किया एज पर दी रिजर्व बैंक। देन उसके ऊपर का जो बैन लगा था उसको लिफ्ट ऑफ कर दिया गया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब ऐसा ही एक सिमिलर इंसिडेंट टुक प्लेस लेता है 2023 में, जिसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंक ऑफ बड़ौदा के एक मोबाइल ऐप बॉब वर्ड के ऊपर भी बैन लगा दिया। अब बैन लगाने का इसमें भी सेम उद्देश्य था कि IT का जो IT इंफ्रास्ट्रक्चर होती है बड़ौदा बैंक में, वो भी डिसएफिशिएंट था, कोई रेगुलेटरी नहीं थी, कोई सुपरवाइजरी नहीं थी, एक सुविधाएं नहीं थी डेटा को संशोधित करने का, डेटा को सुरक्षित रखने का, IT इंफ्रास्ट्रक्चर उनका रेडी नहीं था, एक स्पीडी और एक अच्छा माध्यम नहीं था उस ऑनलाइन बैंक, उस ऑनलाइन एप्लीकेशन, उस ऑनलाइन सॉफ्टवेयर में। साथ ही साथ इस बड़ौदा बैंक में भी ये भी बैन किया गया कि आप नए क्रेडिट कार्ड, नए डिजिटल कार्ड जनरेट नहीं कर सकते हैं नए कस्टमर्स को। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो तीनों ये बैंक बैन हुए थे नए कस्टमर्स लाने से, नए क्रेडिट कार्ड लाने से, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इन तीनों बैंकों को कभी ये मना नहीं किया कि अपने प्रीवियस कस्टमर्स को आप सर्विसेज ना दो। उन्होंने ये लिखा कि आपके पास जो प्रीवियस कस्टमर्स है आप उनको सर्विसेज दो, जो सर्विसेज आप देते हैं उसको सर्विसेज दो, बट जो नए कस्टमर्स आप बनाओगे उसको सर्विसेज मत दो। यहाँ तक कि नए कस्टमर बनाने से बैन तक कर दिया क्योंकि ये लोग कमजोर थे अपने IT इंफ्रास्ट्रक्चर। अब इस पे समझ लेते हैं जो बड़े बड़े एडवाइजर्स हैं, वो जो बड़े बड़े कंपनी जो रेट करते हैं फाइनेंशियल ग्रोथ को, उनका क्या व्यू पॉइंट्स था इन सारे बैन पे, इन सारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के एक्शंस पे। इसी बीच में एक आते हैं S&P ग्लोबल रेटिंग। S&P एक अमेरिकन बेस्ड क्रेडिट एंड पुअर मैनेजमेंट असेसमेंट करके एक रेटिंग सिस्टम है जो अपना ओपिनियंस बॉन्ड्स पे, कमोडिटीज़ पे, फाइनेंशियल ग्रोथ पे देता है। उसने ये ऑब्जर्व किया कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो ये एक्शन था, ये बहुत बड़ा सेटबैक था ग्रोथ में बैंकिंग सेक्टर्स का। अब उसमें उन्होंने कुछ फॉलोइंग पॉइंट्स दिए।
कि एक बैंक को ग्रोथ होने में सबसे मेजर रोल प्ले करता है क्रेडिट कार्ड। अब जो हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, उन्होंने लमसम 3 बैंकों का क्रेडिट कार्ड बैन कर दिया ऑनबोर्ड करने से, तो 52% का जो लाभ होता था वो गिरते गिरते आ गया लमसम 20 से 25% का। अगर हम लोग इसको एक नंबर में डिटरमाइन करेंगे तो हमारा एक नंबर था पिछले साल का 3,113 करोड़ रुपए, 4,113 करोड़ लमसम फिगर्स था, और जब ये बैन लगा तो ये 3,000 लमसम कुछ रुपए आ गया, तो लमसम कुछ रुपए करोड़। तो आप खुद ही देख सकते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के इस एक्शन से कितना बड़ा एडवर्स इफेक्ट पड़ा हमारे बैंकिंग सेक्टर पे एज पर द S&P ग्लोबल रेटिंग। साथ ही साथ हमारे S&P ग्लोबल रेटिंग ने ये कहा कि ये जो सेटबैक हुआ है बैंकिंग सेक्टर में, फाइनेंशियल सेक्टर में, इसकी वजह से जितने बैंक सेक्टर हैं उनको फिजिकली स्ट्रेटजीज पे रिलाई ज़्यादा होना पड़ेगा, उनको बैंक्स वगैरह पे रिलाई ज़्यादा होना पड़ेगा एज कंपेरिजन ऑनलाइन। तो इसमें ज़्यादा कॉस्ट लगता है। अब हमारा ऑनलाइन का जो काम होता है उसमें बहुत कम कॉस्ट लगता है, तो हम कॉस्ट फ्रेंडली भी अब नहीं रहे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। साथ ही साथ जो कोटक महिंद्रा बैंक के CEO थे, जब उनसे वार्तालाप हुआ इस S&P ग्लोबल रेटिंग का, तो मिस्टर अश्वनी कहते हैं कि मुझे ये चिंता नहीं है कि हमारा बैंक कितना लॉस सफ़र कर रहा है, मुझे चिंता इस बात की है कि हमारे बैंक की रेपुटेशन भी गिर रही है। बात तो सही है, अगर आपके पास सुविधाएं नहीं होंगी अच्छी तो आपका रेपुटेशन गिरे, ये आपको गंवा रहा है, आपका पैसा जाए, ये आपको गंवा रहा है। पर कस्टमर्स जो अपना पैसा ऑनलाइन फ्रॉड में खो रहे हैं, रिसेंटली के एक साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर की रिपोर्ट आई थी जिसमें 50% कस्टमर्स अपना पैसा खोते हैं ऑनलाइन ट्रांजैक्शन से, ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड से, ऑनलाइन साइबर फ्रॉड से। ये ऑनलाइन साइबर फ्रॉड क्यों होता है? क्योंकि आपका जो IT इंफ्रास्ट्रक्चर है वो रेडी नहीं है। कम से कम आपका IT इंफ्रास्ट्रक्चर इतना रेडी हो कि कोई थर्ड पार्टी हमारे अकाउंट से पैसा ना ले। वो अलग चीज़ें, कोई आदमी मुझे स्टूपिड बना के मुझसे पैसा निकलवा लेता है, तो उसमें हम इवन बैंक का चाहे जितना अच्छा बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर वो कुछ नहीं कर सकती। पर तीसरे आदमी का अगर इंटरवेंशन हमारे बैंक में हो रहा है और उसके द्वारा पैसा निकल रहा है, दैट मीन्स कि बैंक अपने पार्ट्स पे रेडी नहीं है, बैंक्स अपने पार्ट्स पे इंफ्रास्ट्रक्चरली वाइज ग्रोन नहीं है, वो अभी भी ओल्ड मंक वाले चीज़ों को ऑप्ट की हुई है। तो आप तो हमसे टाइम पे प्रीमियम भरवाते हो, आप हमसे टाइम पे इंटरेस्ट भरवाते हो, अगर हम ना भरे तो हमारा सिविल स्कोर खराब कर देते हो। ये मैं सारे बैंकों को बोल रहा हूँ, किसी एक पर्टिकुलर बैंक को नहीं बोल रहा हूँ। पर आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, आपके पास हमारे डेटा लीक मैनेजमेंट के संबंध में कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, आप इवन RBI को उसके गाइडलाइंस को अबाइड नहीं कर रहे हो, ऑब्लाइज नहीं कर रहे हो, इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हो, तो किस वजह से हम लोग अकाउंटेबल हो गए? पर झेलता केवल विक्टिम है, झेलता केवल कस्टमर्स है, बैंक अपने अलग नजरिए से हो जाते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि हर साल 1.1 मिलियन का साइबर फ्रॉड हो रहा है, और उस साइबर फ्रॉड में मैं ये नहीं कहूँगा कि 1.1 मिलियन के जब साइबर फ्रॉड होता है तो सारे पैसे चले जाते हैं, उसमें से बहुत पैसे हमारे गवर्नमेंट एजेंसीज के द्वारा वापस लिए जाते हैं, रिट्रीव किए जाते हैं, बट उसकी भी दर बड़ी कम है। अब मैं आपको बताऊं, जब 1.1 मिलियन का साइबर फ्रॉड हो रहा था हमारे 2023 में, उसमें 10,113 करोड़ से ज़्यादा कस्टमर्स ने अपना पैसा लूज़ किया। सोचिए कितनी बड़ी दर है ये, और इसी दर पे पिछले 3 साल से साइबर फ्रॉड होती चली आ रही। अगर आप हमारा व्यक्तिगत ओपिनियन मांगेंगे इन बैंकों के संबंध में, RBI के इस एक्शन के संबंध में, तो मेरे हिसाब से RBI का ये जो एक्शन था ये बहुत ही वेलफेयरिक एक्शन था और बहुत ही नेसेसरी एक्शन था। अगर ये एक्शन नहीं लिया जाता तो बैंक्स को कभी प्रॉब्लम नहीं होगी इससे। इवन बैंक्स तो एक नॉर्मल प्रोस्पेंडी बना के फॉर्मेलिटीज़ को फुलफिल करके दोबारा अपना क्रेडिट कार्ड वगैरह ऑन करवा सकती है, बट कस्टमर्स जो पैसा अपना लूज़ किए, जो मेंटली वो टार्निश्ड हुए हैं, हमको 50 रुपये की ज़रूरत है, हमारे खाते से 50 रुपये चले गए। अब जो इस टाइम की मुझे ज़रूरत थी उस टाइम का मेरा मेंटल स्टेट क्या होगा, जिससे कोई बैंक का लेना देना नहीं, जिससे किसी भी गवर्नमेंट बॉन्डी का लेना देना नहीं है। तो उसी लेना देना को बनाए रखने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इन लोगों के ऊपर बैन लगाया। और इवन बिजनेस स्टैंडर्ड की हाल ही में एक रिपोर्ट आई जिसमें 1.1 मिलियन साइबर फ्रॉड के रिपोर्ट्स दर्ज हुए हैं साइबर फ्रॉड पोर्टल्स पे, जो गवर्नमेंट की पोर्टल जिस पे कंप्लेन लॉन्च होती है। 1.1 मिलियन की अपने बहुत बड़ा नंबर है, मतलब 10 लाख से ऊपर से ज़्यादा रिपोर्ट्स दर्ज हुए साइबर फ्रॉड्स के हमारे इंडिया में, और ये कुछ दिन की बात है।
तो ये हो इसीलिए रहा है कि प्राइवेट बैंक्स लॉ को अवॉइड नहीं कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं, बस बैंक खोल के बैठ गए हैं और धड़ल्ले से पैसा ले रहे हैं, धड़ल्ले से पैसा ले रहे हैं और बिना किसी रेगुलेटरी किया। तो इस वजह से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इन लोगों पर बैन लगाया, जो कि बहुत ही एक सही बैन था। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, इन्हीं सारे विषयों पे हमको आपको बताना था। अगर आप लोग मेरा व्यक्तिगत एक दूसरा ओपिनियन लेंगे कि आपको प्राइवेट बैंक चूज करना चाहिए कि गवर्नमेंट बैंक चूज करना चाहिए, मैं आप सबको सजेस्ट करूंगा आप गवर्नमेंट बैंक चूज कीजिए, क्योंकि गवर्नमेंट बैंक से मैं ये मानता हूँ कि बहुत स्लो उनकी सुविधाएं हैं, बट मेरे हिसाब से उनकी सुविधाएं प्राइवेट बैंक से ज़्यादा सिक्योर्ड है। और दूसरी चीज़, जो प्राइवेट बैंक्स का स्कोप और ऑब्जेक्टिव होता है वो ड्रेनिंग सिस्टम पे होता है। ड्रेनिंग सिस्टम मतलब कि मतलब कस्टमर से केवल पैसा लेना होता है। और ऑन द अदर हैंड अगर हम लोग पब्लिक बैंक की बात करेंगे, नेशनल बैंक की बात करेंगे, वो वेलफेयर प्रोस्पेक्ट पे चलते हैं, वेलफेयर स्कोप एंड ऑब्जेक्ट पे चलते हैं। वो कस्टमर्स का भला करना चाहते हैं, ना कि कस्टमर से ही पैसा लेना चाहते हैं, कस्टमर से ही फ्रॉड करना चाहते हैं। इवन प्राइवेट बैंक्स की कुछ ऐसे स्ट्रैटेजीज हैं जो बहुत ही कलरेबल हैं, मतलब रेप्टाइल होता है जो कलर चेंज करता है अपना, उस नेचर का प्राइवेट बैंक्स होते हैं। ये दिखाते कुछ और है और करते कुछ और है और लीगली आपका फ्रॉड कर देंगे एक कलरेबल वे में। ये भी बहुत सारे मेथड्स आप चाहो तो ऑनलाइन सर्च कर सकते हो, ऐसे बहुत सारे कलरेबल मेथड्स से जो प्राइवेट बैंक्स ऑप्ट किए हुए हैं अपने फाइनेंशियल ग्रोथ को बढ़ाने के लिए। तो यही सब चीज़ था आज के इस वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। आज हम लोगों ने रिजर्व बैंक, कोटक महिंद्रा, HDFC, बड़ौदा बैंक, सारी चीज़ें हमने समझी। साइबर फ्रॉड को हम लोगों ने समझा कितना हो रहा है, ये भी समझा। तो अगर आपको किसी अन्य विषय पे एक विस्तृत जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, बहुत अच्छी लगी तो वीडियो की लिंक को शेयर करें, उससे भी ज़्यादा अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें। दैट इज़ ऑल फॉर द टुडे। नमस्कार, मैं वैभव संगम मिश्रा।